हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ धर्मेंद्र एंड वेलकम टू डीवीएन फैमिली। दोस्तों, आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का 5वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस को बताया था। आज के लेक्चर में दोस्तों हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस को स्टडी करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस है, ये आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट करके पूछा जा सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, राइट। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का बेसिक डिफरेंस देखें तो दोस्तों पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है, सेल वॉल। यस एग्जैक्टली दोस्तों, प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम बीच एकदम एग्जैक्टली डिटेल में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम प्लांट सेल, एक तरफ प्लांट सेल लिखते हैं दोस्तों, दूसरी तरफ एनिमल सेल लिखते हैं। तो इस तरफ हम लिखते हैं प्लांट सेल और दूसरी तरफ हम लिखते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल, राइट, ऐसे। स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट सेल होती है, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, एक टिपिकल प्लांट सेल और एक टिपिकल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स भी बनाते चलेंगे दोस्तों, और धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स बनाने के साथ साथ हम उसके डिफरेंस को नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो आपको एक एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर आउट समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले अगर हम प्लांट के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दोस्तों प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले प्लांट सेल के बाहर की तरफ एक सेल वॉल देखने को मिलती है। ये रही, ये दोस्तों प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ हमें क्या देखने को मिलती है, सेल वॉल देखने को मिलती है। इस स्ट्रक्चर को हम सेल वॉल कहेंगे, राइट। सेम इसके नीचे दोस्तों, प्लांट सेल वॉल के नीचे एक और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पता है आपको? बोलो। यस स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम दोस्तों एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल का ये स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो एनिमल सेल में इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो ये रहा बेसिक डिफरेंस जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब दोस्तों देखो, प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल में एक बड़ा सा, इस तरीके से एक बड़ा सा सैफ वैक्यूल देखने को मिलता है। एक बड़ा सा सैप वैक्यूल देखने को मिलता है। ये दोस्तों ऑलमोस्ट 90% एरिया, ऑलमोस्ट 90% एरिया को ये कवर कर लेता है। इसकी वजह से ये होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, वो सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता, सेंटर की बजाय ये पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है। इसका मेन रीजन होता है सैप वैक्यूल, क्योंकि सैप वैक्यूल जो होता है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये 90% एरिया को कवर कर लेता है। इसकी इधर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, राइट। तो एक एक करके सबसे पहले हम लिखते चलते हैं और फिर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में और भी चीज़ें ऐड करते चलेंगे दोस्तों। सो पहला डिफरेंस अगर हम लिखें प्लांट सेल में, तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है दोस्तों। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम यही डिफरेंस एनिमल सेल में लिखें तो सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों सैप वैक्यूल की, तो ध्यान रखना इसमें दोस्तों ट्रू लार्ज सैप वैक्यूल मिलते हैं, ट्रू सिंगल लार्ज सैप वैक्यूल मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं और इन छोटे छोटे वैक्यूल्स को हम फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल्स भी हो सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी हो सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। सो फूड वैक्यूल्स भी हो सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी हो सकते हैं। एक दूसरा डिफरेंस में देखो दोस्तों, तो दूसरा डिफरेंस जो होता है इसमें सैप वैक्यूल के बारे में होता है। तो सैप वैक्यूल क्या होता है दोस्तों, ये ट्रू सैप वैक्यूल होता है। इसके अंदर ट्रू सैप वैक्यूल, ट्रू सैप वैक्यूल, ट्रू सैप वैक्यूल होता है दोस्तों, लार्ज होता है। ट्रू सैप वैक्यूल लार्ज होता है, सिंगल होता है, सिंगल होता है, ऑक्यूपाइड सेंट्रल
ऑक्यूपाइड करता है सेंट्रल रीजन को। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसमें जो ट्रू सैप वैक्यूल होता है वो सेंट्रल रीजन को ऑक्यूपाई करता है, राइट। इसका जो इसमें जो फूड वैक्यूल या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये मेनी होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। इसमें कैसे होते हैं? मेनी, स्कैटर्ड, फूड वैक्यूल या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो दोस्तों इसमें फूड वैक्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, इसमें सैप वैक्यूल सेंटर में होने की वजह से ये न्यूक्लियस जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है पेरीफेरी में। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस पेरीफेरी में होता है। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस लाइज पेरीफेरल रीजन। न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों वो पेरीफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस पेरीफेरल रीजन में नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होता है? सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। तो सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट हम इसमें लिख सकते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दोस्तों। अगर हम चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो अब देखो, अब तक हमने तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लिए। चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे है डिक्टियोजोम से रिलेटेड। डिक्टियोजोम क्या होते हैं दोस्तों? अभी हम आपको सब समझाते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गोल्जी बॉडी देखने को मिलती है और इन्हीं गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोजोम भी कहते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों गोल्जी बॉडी देखने को मिलती है। ये रहा गोल्जी बॉडी, राइट। यहाँ पे भी गोल्जी बॉडी होती है दोस्तों। ये गोल्जी बॉडी जो होती है, ध्यान से समझिएगा, ये गोल्जी बॉडी, यहाँ पे गोल्जी बॉडी बहुत सारी होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, फैली हुई होती हैं। यहाँ पे सिंगल होती है, एक ही गोल्जी बॉडी होती है, नियर द न्यूक्लियस के पास में होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखने जा रहे हैं, किसके बारे में? डिक्टियोजोम में। तो डिक्टियोजोम कैसे होते हैं? मल्टीपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? मल्टीपल, स्मॉल, स्कैटर्ड। इनको हम कहते हैं डिक्टियोजोम। इनको हम डिक्टियोजोम कहते हैं। तो दोस्तों ये मल्टीपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, इनको हम डिक्टियोजोम कहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें अगर हम इनकी बात करें, इसमें जो गोल्जी बॉडी होती है एक ही होती है और वो कहाँ होती है? न्यूक्लियस के पास में होती है। तो ध्यान रखना, सिंगल लार्ज गोल्जियोजोम होता है नियर द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सिंगल लार्ज गोल्जियोजोम नियर द न्यूक्लियस। तो इसमें यहाँ पे गोल्जियोजोम जो होता है दोस्तों न्यूक्लियस के पास में देखने को मिलता है, राइट। आई होप ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम आपको यहाँ पे नेक्स्ट 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाने जा रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अब हम 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले हम इसको रब कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर्स हमने आपको बनाया है ये स्ट्रक्चर्स एज इट इज़ बने रहेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में अभी हमें और भी चीज़ों को बनाना है, राइट। सो स्ट्रक्चर्स को हम रिमूव नहीं कर सकते, हमारे पास स्पेस कम है दोस्तों, तो हम स्पेस को यूज़ करने के लिए पहले इसको रिमूव करते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। दोस्तों आपने लाइसोसोम्स के बारे में सुना होगा। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स जो होते हैं जो दूसरे को, जैसे डेड ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं तो उसको क्या करते हैं दोस्तों? ये ख़त्म करने का काम करते हैं, उनको फिनिश करने का काम करते हैं। तो ये लाइसोसोम्स जो होते हैं एग्जैक्टली ये लाइसोसोम्स की बात करें दोस्तों, 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स जो होते हैं ये प्लांट्स में रेयर होते हैं स्टूडेंट्स। लाइसोसोम प्लांट्स में रेयर होते हैं, लेकिन अगर यही लाइसोसोम्स की हम बात करें लाइसोसोम, तो एनिमल्स में लाइसोसोम्स जो होते हैं दोस्तों कॉमन होते हैं। ये लाइसोसोम्स दोस्तों गोल्जी बॉडी से ही बनते हैं और ये लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से ही बनते हैं। और एनिमल सेल हमें दोस्तों पता है एनिमल सेल ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए एनिमल सेल में लाइसोसोम्स मिलते हैं, कॉमन होते हैं। 6th इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करते हैं। 6th इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें दोस्तों प्लास्टिड्स की। हमें पता है दोस्तों
जो प्लांट सेल होती है वो खुद का फूड बनाती है, और अगर खुद फूड बनाती है तो उसके पास क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है। इसलिए प्लांट से प्लास्टिड्स देखने को मिलता है, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसमें प्लास्टिड्स होते हैं, इसलिए इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी ये कुछ प्लांट्स में ये रिजर्व फूड भी स्टोर करने का काम करते हैं। तो प्लास्टिड्स इसमें होते हैं, प्लास्टिड इसमें नहीं होते। तो दोस्तों हम प्लास्टिड्स की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। प्लास्टिड्स कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ध्यान रखना दोस्तों, प्लास्टिड्स जो होता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कंटेन करता है, लेकिन कभी कभी इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भी होते हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल भी हम लिख सकते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल। स्टूडेंट्स में रिजर्व फूड मटेरियल भी कभी स्टोर्ड होता है। और अगर हम इस तरफ बात करें प्लास्टिड्स की, तो यहाँ पे दोस्तों प्लास्टिड्स कैसे होते हैं, अब्सेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है एनिमल सेल जो होती हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाती, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, इसलिए यहाँ पे प्लास्टिड्स अब्सेंट होते हैं। अब हम स्टोरेज की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम स्टोरेज की बात करें, 7th इंपॉर्टेंट डिफरेंस में स्टोरेज, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। हमें पता है जो स्टोरेज फूड होता है प्लांट में वो स्टार्च होता है, और एनिमल में जो स्टोरेज फूड होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो स्टोरेज फूड की अगर हम बात करें तो स्टोरेज फूड क्या होता है प्लांट्स में दोस्तों, स्टार्च। और यहाँ पे स्टोरेज फूड क्या होता है, बोलो, ग्लाइकोजन। आपको याद होगा दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा लीवर वगैरह में किसको स्टोर किया जाता है, लीवर हो या फिर मसल्स हो, यहाँ पे ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। तो हमारे लीवर और हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होती है, लेकिन प्लांट्स में क्या स्टोर होती है, स्टार्च स्टोर होती है, राइट। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, यस, एक्टिव सेल, यस एग्जैक्टली। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें दोस्तों, ये हाँ इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें अगर दोस्तों, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इसमें फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फ्यूअर होते हैं। और अगर इसके अंदर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलो स्टूडेंट्स, मोर होते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल कैसी होती है, ज़्यादा एक्टिव होती है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें भी बना देते हैं दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है प्लास्टिड। ध्यान रखना, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, राइट। अब आगे हम आपको 9th डिफरेंस के बारे में बताते हैं। 9th डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9th डिफरेंस जो है ये साइटोकाइनेसिस से रिलेटेड है। अगर हम प्लांट में साइटोकाइनेसिस की बात करें दोस्तों, तो प्लांट में साइटोकाइनेसिस किस तरीके से होता है, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है दोस्तों। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि इसके डिवीजन से रिलेटेड किस तरीके से इसमें डिवीजन होता है, और एनिमल सेल में किस तरीके से डिवीजन होता है। अगर हम प्लांट सेल में डिवीजन की बात करें दोस्तों, प्लांट सेल एक सेल से 2 सेल में जब डिवाइड होती है तो किस तरीके से डिवाइड होती है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 9th इंपॉर्टेंट डिफरेंस, 9th इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो सपोज ये एक प्लांट सेल है दोस्तों। प्लांट सेल जो होती है उसके प्लांट सेल के चारों तरफ इस तरीके से ये होती है सेल वॉल, ये होती है सेल वॉल। तो दोस्तों ये सेल वॉल है, ये प्लांट सेल का सबसे पहले न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है दोस्तों। इसमें एक सेल प्लेट बनती है, और ये सेल प्लेट न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल प्लेट बनती है सेंटर में, और ये सेल प्लेट जो साइटोप्लाज्म होता है उसको ऊपर की तरफ डिवाइड करती है, इस तरीके से। तो इसमें साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही है, साइटोकाइनेसिस सेंटर से बाहर की तरफ हो रही है, राइट। तो इसमें हम लिख सकते हैं दोस्तों साइटोकाइनेसिस। अब आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, पहले न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद फिर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, और ये सेल प्लेट जो होती है, जो सेल प्लेट बनेगी, ये सेल प्लेट साइटोप्लाज्म को अंदर से बाहर की तरफ डिवाइड करेगी। तो साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड के थ्रू होगा, और कैसा होगा, साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट मेथड। और सेल प्लेट मेथड कैसा होता है एग्जैक्टली दोस्तों,
सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ हो रहा है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे। सेम एग्जैक्टली डिफरेंस अगर हम एनिमल सेल में बात करें दोस्तों, तो एनिमल सेल, सपोज ये एक एनिमल सेल दोस्तों, एनिमल सेल में फरो का फॉर्मेशन होता है। एनिमल सेल में सपोज ये दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो पार्ट में, अब ये सेल जो होती है दोस्तों, ये सेल ऐसे ऐसे फरो का फॉर्मेशन होता है सेल में, इस तरीके से फरो, और ये फरो डीप होते होते ये सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, राइट। तो अगर हम बात करें तो इसमें साइटोकाइनेसिस होती है बाय फरो मेथड, फरो मेथड। और ये फरो मेथड दोस्तों बेसिकली सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल मतलब होता है टूवर्ड्स द सेंटर, बाहर से सेंटर की तरफ होता है सेंट्रीपिटल। तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होती है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं सेल डिवीजन से रिलेटेड। दोस्तों सेल डिवीजन की बात करें तो क्रोमोसोम का जो सेल डिवीजन होता है उसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, और स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम एग्जैक्टली होता है क्या है दोस्तों, सेंट्रोजोम जो होते हैं ये प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये सेंट्रोजोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली सेंट्रोजोम बना देते हैं। सेंट्रोजोम होते क्या हैं दोस्तों, सेंट्रोजोम दोस्तों, अगर हम प्लांट में पहले यहाँ लिख लेते हैं, सेंट्रोजोम्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में कुछ लोअर प्लांट्स को छोड़ के। सो सेंट्रोजोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, सेंट्रोजोम आर एब्सेंट इन प्लांट सेल एक्सेप्ट सम लोअर प्लांट्स। यस स्टूडेंट्स, कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर ये देखने को मिलते हैं, अदरवाइज पूरे के पूरे प्लांट में ये सेंट्रोजोम एब्सेंट होते हैं। अगर हम इस एनिमल सेल की बात करें तो दोस्तों एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं। तो सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोजोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल। दोस्तों ये सेंट्रोजोम जो होते हैं इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। अभी फिलहाल आपको ऐसे ध्यान रखना है, हाँ सेंट्रोजोम का जो अरेंजमेंट होता है ये हमें ध्यान रखना है। इसमें सेंट्रोजोम इस तरीके से होते हैं, ये स्ट्रक्चर है सेंट्रोजोम, और इसमें टू सेंट्रियोल ध्यान से समझना, एक सेंट्रियोल ये हो गया दोस्तों, दूसरा सेंट्रियोल ये हो गया, तो टू सेंट्रियोल एट राइट एंगल। तो टू सेंट्रियोल एट राइट एंगल, यस दोस्तों, इसमें दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं राइट एंगल पे होते हैं। सो ये दोस्तों बेसिकली प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हमने आपको डिफरेंस बताया। ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हमने जो डिफरेंस बताया वो कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। एक तो सेंट्रोजोम हमने बता दिया, प्लांट में देखने को नहीं मिलता और एनिमल में देखने को मिलता है। आपको एक हमने बताया था, आपको याद होगा हमने आपको बताया था सेल वॉल, सबसे पहला डिफरेंस सेल वॉल। तो आपको दोस्तों सेल वॉल को ध्यान रखना है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती, प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है। मैंने आपको डिक्टायोजोम भी बताया था, डिक्टायोजोम भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों प्लांट्स और एनिमल सेल का डिफरेंस जो है हमने आपको बता दिया, राइट। अब हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, अब ये हमने ऑलमोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी कर ली। अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। यूकैरियोटिक सेल का एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। अब हम यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें दोस्तों तो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। हम एक एक करके लिखते चलते हैं और स्टडी करते चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अगर हम बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले 3 पार्ट होते हैं। इस तरीके से अगर हम सबसे बाहर की बात करें तो नॉन लिविंग पार्ट होता है, नॉन लिविंग होता है, परमीबल होता है। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग परमिएबल।
ये जो बाहर वाला पार्ट होता है वो दोस्तों कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, परमिएबल होता है, जैसे कि सेल वॉल। दूसरे पार्ट की बात करें तो दोस्तों पहला वाला पार्ट जो होता है नॉन लिविंग होता है, दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो पार्शली लिविंग होता है, यानी इसका कुछ पार्ट लिविंग होता है और कुछ पार्ट इसका लिविंग नहीं होता है, जिससे हम वैक्यूल की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम वैक्यूल की बात करें दोस्तों तो वैक्यूल में दो चीज़ें होती हैं, एक टोनोप्लास्ट होती है और एक सैप होता है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, ये इस तरीके से वैक्यूल होती है। तो वैक्यूल की ये जो कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है उसको हम सैप कहते हैं, राइट। तो ये जो टोनोप्लास्ट होती है दोस्तों, ये लिविंग होती है, ये टोनोप्लास्ट होती है जो ये लिविंग होती है, और ये जो सैप होता है ये नॉन लिविंग होता है। तो सैप कैसा होता है दोस्तों, नॉन लिविंग होता है। तो इस एग्जैक्टली ये जो पार्ट हुआ सेल का, ये कैसा हुआ, पार्शली लिविंग हुआ, यानी कि लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। और अगर हम इसमें यूकैरियोटिक सेल के तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट जो होता है वो लिविंग होता है। तो ये लिविंग पार्ट होता है, लिविंग पार्ट, ये एग्जैक्टली लिविंग पार्ट है। दोस्तों देखो, आप ध्यान से समझो, मैंने आपको 3 पार्ट में सेल, यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड कर दिया। तो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला लिविंग नॉन लिविंग पार्ट है, दूसरा पार्शली लिविंग पार्ट है, और तीसरा लिविंग पार्ट है। इसी लिविंग पार्ट को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ध्यान से समझना दोस्तों, इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब हम इस प्रोटोप्लाज्म को, ये जो प्रोटोप्लाज्म है दोस्तों, इस प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना इस प्रोटोप्लाज्म को। अब हम इस प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करने जा रहे हैं। अगर इस प्रोटोप्लाज्म को ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो प्रोटोप्लाज्म में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। इसी प्रोटोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिली, तो इसी प्रोटोप्लाज्म में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिली, न्यूक्लियस देखने को मिली, और आपको तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म। मैं आपको एक सेल बना के समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। सपोज ये एक सेल है, यहाँ आप देखिए ध्यान से दोस्तों, ये सपोज एक सेल है, ये सेल के बाहर की तरफ सेल वॉल होती है, तो ये सेल वॉल हो गई दोस्तों। अगर इसके अंदर ये सेल ये प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं सैप वैक्यूल, तो सैप वैक्यूल लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। तो ये पार्शली लिविंग में आ गया, ये वाले जो है नॉन लिविंग मेम्ब्रेन में आ गई। उसके अंदर दोस्तों ये देखोगे, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, इसके बाद जो लिविंग पार्ट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये लिविंग पार्ट जो है प्रोटोप्लाज्म में अंदर की तरफ ये जो मेम्ब्रेन है दोस्तों, ये जो नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यहीं बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। उसके बाद ये बाकी का बचा हुआ हिस्सा क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो पूरे के पूरे को हम मिला के क्या कहते हैं, टोटल प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्रोटोप्लाज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, राइट। अब बेसिकली हम इस साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे। ये साइटोप्लाज्म को भी दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये जो साइटोप्लाज्म है दोस्तों, इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। आपको याद होगा हमने सेल ऑर्गेनेल्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स बताए थे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बताए थे, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर बताए थे। तो यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, प्लास्टिड्स हो सकते हैं, गोल्जी बॉडी हो सकती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों दूसरा पार्ट होता है इसका, सेल ऑर्गेनेल के बाद दूसरा पार्ट होता है ड्यूटोप्लाज्म। ड्यूटोप्लाज्म, अगर स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो मैंने आपको कल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के जब डिफरेंस बता रहा तो मैंने आपको ड्यूटोप्लाज्म के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि नॉन लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, ड्यूटोप्लाज्म। बेसिकली हमने बताया ये लिविंग पार्ट ही है, लेकिन इस लिविंग पार्ट में भी कुछ नॉन लिविंग पार्ट होते हैं दोस्तों। उन्हीं नॉन लिविंग पार्ट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उन्हीं नॉन लिविंग पार्ट को हम क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोप्लाज्म। तो ये ध्यान रखना, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म लिख लेते हैं दोस्तों, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। सो स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म का जो नॉन लिविंग पार्ट होता है उसको हम ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं, राइट।
इसको इंक्लूजन बॉडीज़ भी कहते हैं, कल भी हमने आपको बताया था, इंक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, नॉन लिविंग चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है, राइट। वो क्या क्या चीज़ें होती हैं अभी हम आपको थोड़ी देर बाद पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो इसमें स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं दोस्तों, स्टोरेज बॉडीज़ या स्टूडेंट, इसमें स्टोरेज बॉडीज़ देखने को मिलती है। स्टोरेज बॉडीज़, ये जो ड्यूटोप्लाज्म है दोस्तों, इसमें स्टोरेज बॉडीज़ होती है। स्टोरेज बॉडीज़ का मतलब जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इसमें स्टार्च इस स्टोरेज बॉडी में स्टार्च को स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। एंथोसाइनिन दोस्तों एक पिगमेंट होता है, एंथोसाइनिन को भी स्टोर किया जाता है। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सिस्टोलिथ, सिस्टोलिथ, ध्यान रखना सिस्टोलिथ, इसको भी स्टोर किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, CaCO3 के क्रिस्टल्स जो होते हैं दोस्तों, उसको हम सिस्टोलिथ कहते हैं। ये सभी के सभी चीज़ें स्टोर की जाती है इसमें स्टोरेज बॉडीज़ में। दूसरा दोस्तों, स्टोरेज बॉडीज़ के अलावा इसके अंदर सिक्रीटरी बॉडीज़ भी होती हैं। इस ड्यूटोप्लाज्म में सिक्रीटरी बॉडीज़ भी होती हैं। स्टोरेज बॉडीज़ के अलावा इसमें सिक्रीटरी बॉडीज़ भी होती हैं। सिक्रीटरी बॉडीज़ में जैसे एंजाइम्स हो सकते हैं दोस्तों, नेक्टर्स हो सकते हैं, तो इसमें एंजाइम्स आ जाएंगे, एंजाइम्स, नेक्टर्स, ये सिक्रीटरी बॉडीज़ में आ जाएंगे, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है, इसमें कुछ एक्सक्रीटरी बॉडीज़ भी होती हैं। जैसे एक्सक्रीटरी बॉडीज़ में गम्स हो गए, रेजिन्स हो गए, लेटेक्स हो गए, तो इसमें एक्सक्रीटरी बॉडीज़ भी होती हैं, एक्सक्रीटरी बॉडीज़ भी होती हैं। तो इस पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सक्रीटरी बॉडीज़, एक्सक्रीटरी बॉडीज़, एक्सक्रीटरी बॉडीज़ भी देखने को मिलती है। एक्सक्रीटरी बॉडीज़ दोस्तों गम्स हो सकती हैं, रेजिन्स हो सकते हैं, लैटेक्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये एक्सक्रीटरी बॉडीज़ कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा पार्ट जो होता है दोस्तों इस साइटोप्लाज्म का, अगर इस साइटोप्लाज्म के तीसरे पार्ट की बात करें तो उसको हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइलोप्लाज्म, इसको कहते हैं हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो साइटोप्लाज्म के अंदर से अगर आप सेल ऑर्गेनेल्स और ड्यूटोप्लाज्म को निकाल दोगे तो जो भी चीज़ें बनती है वो सभी के सभी, जो भी चीज़ें बचती हैं वो सभी के सभी हाइलोप्लाज्म में आती हैं। तो हाइलोप्लाज्म बेसिकली क्या है? साइटोप्लाज्म माइनस दोस्तों इसमें दो चीज़ों को माइनस करना है हमें, सेल ऑर्गेनेल्स और ड्यूटोप्लाज्म। सो सेल ऑर्गेनेल्स एंड ड्यूटोप्लाज्म। अगर आप ड्यूटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दोगे तो जो बची हुई स्ट्रक्चर्स है उसको हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं। तो दोस्तों हमने स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बता दिया। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, इसके पहले हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस कर दिया था, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में बताया था। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ के, एक एक स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल हो रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।